आज का जो टॉपिक है वो भारतीय राज्य व्यवस्था का पहला चैप्टर है, भारत का संवैधानिक विकास। ठीक है, तो भारत का जो संवैधानिक विकास है वह संवैधानिक विकास की प्रक्रिया अंग्रेजों के समय से ही शुरू हो गई थी। ऐसे आपका देश आज़ाद हुआ 15 अगस्त 1947 को, उसके बाद संविधान सभा का गठन किया गया और उसके बाद जो है आपके देश में संविधान बनकर के जो है 26 नवंबर 1949 को तैयार हुआ था और उसको 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। लेकिन ऐसी बात नहीं है कि संविधान सिर्फ वही 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन में बन गए थे। उससे पहले भी संवैधानिक प्रक्रिया अंग्रेजों के समय से ही शुरुआत हो चुका था। सबसे पहले हम लोग समझेंगे संविधान है क्या, होता क्या है। तो संविधान बना है विधान, विधान मतलब कानून से, और यह लिखित या अलिखित दोनों हो सकता है। यह संविधान क्या होता है, एक प्रकार का लिखित या अलिखित दस्तावेज है जिसके माध्यम से किसी देश का शासन चलाया जाता है। जैसे बहुत सारे देश में अभी भी संविधान लिखा नहीं गया है, वो एट ए टाइम जो भी निर्णय होगा वो उसी समय लिया जाता है। लेकिन भारत में लिखित संविधान का प्रावधान है और इसके विकास की प्रक्रिया में जो अंग्रेजों के समय से ही शुरुआत हो गई थी। जैसा कि आपको पता होगा कि 1765 ईस्वी में इलाहाबाद की संधि होती है, 1764 में बक्सर का युद्ध होता है। 1765 में जब इलाहाबाद की संधि होती है तो उसमें मीर कासिम और जो संयुक्त सेना थी वो हार जाता है और बिहार, बंगाल, उड़ीसा का जो शासन या कह सकते दीवानी व्यवस्था अंग्रेजों के अधीन आ जाती है। उसके बाद से ही आप देखेंगे कि अंग्रेजों ने थोड़ा बहुत कुछ कुछ कानून बना करके शासन करना स्टार्ट किया। ठीक है, तो सबसे पहले हम वो पढ़ेंगे और खास करके अच्छे एग्जाम जैसे बीपीएससी में बैठेंगे तो यहाँ से 1-2 क्वेश्चन निश्चित रूप से आपको देगा। हर एक सेट आप उठा के देख लीजिए, हर एक साल के पेपर में आपको यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स को आप लोग को बस कॉपी में लिखना है और अच्छे से इसको एक बार देख करके जाना है। जो भी 1-2 क्वेश्चन पूछे तो वो गड़बड़ाना नहीं चाहिए। बहुत ही सबसे कॉम्प्लिकेटेड चैप्टर अगर कहिएगा तो हम पॉलिटी में पहला चैप्टर ही मानते हैं। ये थोड़ा सा भूलने वाला है, क्योंकि यह इसमें जो है आप याद जितना रखेंगे उतना बेहतर होगा। इसमें समझना कम है, याद करना ज्यादा है, इसीलिए हम इसको कॉम्प्लिकेटेड चैप्टर कहते हैं। ये आप अगर बना लेते हैं इस टाइप के क्वेश्चन सही, तो आप उधर तो सही बनाएंगे, इस बात की फुल गारंटी है। चलिए, भारत का संवैधानिक विकास की प्रक्रिया जो अंग्रेजों के द्वारा शुरुआत हुआ वहां से लेकर के चलते हैं। ठीक है, तो यहां पर देखिए भारत का संवैधानिक विकास हेडिंग है। तो सबसे पहले कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी के माध्यम से शुरुआती दौर में जो सिराजुद्दौला के साथ 1757 प्लासी के मैदान में जो युद्ध हुआ वह कंपनी के द्वारा ही युद्ध हुआ था और उस समय कंपनी का ही शासन अधिनियम बनाया गया था और उसका नाम रखा गया रेगुलेटिंग एक्ट 1773। इस अधिनियम की क्या खासियत है, क्या विशेषता है, तो वो देखिए। इस अधिनियम के तहत वारेन हेस्टिंग्स को बंगाल का शासक बनाया गया। कहां का शासक बनाया गया? तो बंगाल का शासक बनाया गया। किसको? वारेन हेस्टिंग्स को। और प्रथम गवर्नर जनरल कौन बना? वारेन हेस्टिंग्स। अगर आपको पूछेगा कि बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल किसको बनाया गया, तो वारेन हेस्टिंग्स बोलना है। यह क्वेश्चन कई बार पूछेगा। देखो, भारत का गवर्नर पूछे तो अलग बोलना है, वायसराय पूछे तो अलग बोलना है, ठीक है, और बंगाल का पूछे तो अलग बोलना है। तो बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल बना कौन? वारेन हेस्टिंग्स। यह एक ब्रिटिश संसद द्वारा पारित किया गया था। इसको कहां के संसद द्वारा रेगुलेटिंग एक्ट को पारित किया गया था? तो ब्रिटिश संसद। और यह जो है क्यों बनाया गया? चूंकि कंपनी में बहुत ज्यादा भ्रष्टाचार व्याप्त हो चुका था तब तक, तो भ्रष्टाचार को दूर करने के लिए यहां पर जो कंपनी के जो अधिकारी थे वो भ्रष्टाचार कर रहे थे, शोषण कर रहे थे और वह जो धन है वो इंग्लैंड को भी नहीं दे रहे थे, खुद रख रहे थे। तो उस कुप्रशासन और भ्रष्टाचार को दूर करने के लिए यह रेगुलेटिंग एक्ट सबसे पहले ब्रिटिश संसद के द्वारा बनाया गया था, जो कि भारत में लागू किया गया। अब देखिए इसके क्या प्रावधान थे। तो उस समय देखिए प्रमुख प्रेसिडेंसी 3 था। एक तो मद्रास प्रेसिडेंसी दक्षिण भारत का, मुंबई प्रेसिडेंसी पश्चिम भारत का,
बंगाल प्रेसिडेंसी पूर्वी भारत का। ठीक है, तो ये तीनों प्रेसिडेंसी को, चूंकि कलकत्ता बंगाल में ही सबसे पहले अंग्रेजों ने अपना आधिपत्य किया था, इसीलिए कलकत्ता प्रेसिडेंसी के अंतर्गत, प्रेसिडेंसी मतलब प्रांत, तीनों प्रेसिडेंसी को कलकत्ता प्रेसिडेंसी के अंतर्गत रखा गया और यहीं से बंगाल का नवाब इन तीनों प्रेसिडेंसी को कंट्रोल कर रहा था। बंगाल अंग्रेजी क्षेत्रों का गवर्नर जनरल जो था उस समय वो वारेन हेस्टिंग्स था, ऐसे भी पहले भी हमने बता ही दिया। अब आ जाइए, कई बार पूछेगा कि जो सर्वप्रथम सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई 1774 ईस्वी में, वह किस एक्ट के तहत हुआ था कलकत्ता में? तो वह 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा ही सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1774 में की गई थी और इसके मुख्य न्यायाधीश जो थे वो सर एलिजाह इम्पे थे। तो हो सकता है यह क्वेश्चन पूछ दे, जो 1774 में सर्वोच्च न्यायालय बना उसके मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो सर एलिजाह इम्पे थे। ठीक है, और इसमें क्या था कि सभी सूचना जो भी कंपनी से रिगार्डिंग हो या जो भारत में जिस प्रकार से वो नियम कानून बना के शासन कर रहे थे, उसकी सारी सूचना किसको देना है? क्राउन को। क्राउन मतलब ब्रिटेन की महारानी, ब्रिटेन का राजघराना था, वही शासन कर रहा था इनडायरेक्ट रूप से, क्योंकि उस समय वाणिज्यवाद चल रहा था और राजा के संरक्षण में ही कोई व्यापार चलता था। क्योंकि उस समय निवेश जो था ब्रिटेन की, जो वहां की जो राजतंत्र था वो भी कर रखा था कंपनी में इनडायरेक्ट रूप से। देखिए पहले क्या था कि वाणिज्यवाद का चलन आता है तो राजा के संरक्षण में ही व्यापार होता था, तो जो कंपनियां जो थी भारत में उसको संरक्षण वहां की महारानी या राजमुकुट ही कर रहा था, राजघराना ही कर रहा था, जिस कारण से सारी सूचना कंपनी का उसको देना अनिवार्य हो गया। यानी रेगुलेटिंग एक्ट इसीलिए बनाया ही गया था कि कंपनी अगर कोई गलत एक्टिविटी करता है तो उसकी जानकारी वहां की महारानी को, वहां का जो राजघराना है उसको भी होना चाहिए। तो ये सारा सूचना किसको देना है? क्राउन को देना है। तो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आप समझ गए होंगे क्यों बनाया गया? तो कंपनी में फैले भ्रष्टाचार को रोकने और सारी सूचना की जानकारी लेने के लिए कि भारत में हो क्या रहा है, चल क्या रहा है। ठीक है, अब आते हैं दूसरा एक्ट बना पिट्स इंडिया एक्ट 1784। ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा आपको प्री में या किसी एग्जाम में पूछ सकता है, जनरल कंपटीशन में भी पूछ देता है। पिट्स इंडिया एक्ट क्या है और कब आया? तो 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट आया। इसके प्रावधान क्या है? तो कंपनी के मामलों में सरकारी नियंत्रण में विधि नियंत्रण बोर्ड का गठन किया गया, जिसको कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल कहा जाता था। ठीक है, कंपनी के व्यापार में अहस्तक्षेप की नीति अपनाई गई। अब क्या किया गया? क्योंकि आपको हमने बताया था, अच्छा ये बता इकोनॉमिक्स के फादर कौन है? एडम स्मिथ। एडम स्मिथ है। तो उन्होंने यह अहस्तक्षेप का सिद्धांत दिया था और अहस्तक्षेप की नीति का मतलब है कि व्यापार में हस्तक्षेप नहीं करना। अब कंपनी के व्यापार में हस्तक्षेप नहीं करने के लिए यहां बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनाया गया और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, मतलब एक प्रशासन का नियंत्रण एक अलग कमेटी करेगी और कंपनी के कामों का नियंत्रण एक अलग कमेटी करेगी। यानी दो अलग अलग कार्य, एक तो व्यापार वाला कार्य और दूसरा जो बिहार बंगाल उड़ीसा को विजित किया गया था, जो जीता गया था पलासी के मैदान में, और जो इलाहाबाद की संधि हुई थी, जो दीवानी व्यवस्था लागू किया गया था, उसके तहत जो शासन करना है, जो कह सकते हैं आर्थिक आमदनी करनी है, उसके लिए एक अलग विभाग बनाया गया। उसको अलग अलग विभाग बना करके यहां पे कंट्रोल करने का प्रयास किया गया। यानी देखिए क्या लिखा है, कंपनी के व्यापारिक एवं राजनीतिक कार्यों को एक दूसरे से अलग किया गया। पॉलिटिक्स अलग करना है और व्यापार का अलग बोर्ड होगा। तो यहां पर दो बोर्ड का गठन किया जाता है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल और एक डायरेक्टर्स का बोर्ड। तो ये याद रखेंगे पिट्स इंडिया एक्ट के तहत। यानी जो कंपनी का कार्य है, व्यापार का कार्य है, वो अलग बोर्ड करेगा, और जो कार्य राजनीति का कार्य है, पॉलिटिकल कार्य है, वह एक अलग कमेटी के माध्यम से किया जाएगा। तो पिट्स इंडिया एक्ट के प्रावधान
आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। तो 1784 ये याद रखना है, पिट्स इंडिया एक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट। अब आ जाइए 1786 का अधिनियम। गवर्नर जनरल को विशेष परिस्थिति में अपने परिषद के निर्णय को रद्द करने और अपने निर्णयों को लागू करने का अधिकार प्रदत्त किया गया। कोई विशेष परिस्थिति बनता है तो गवर्नर जनरल जो अपने जो परिषद है, उसकी जो कमिटी है, उसके निर्णय को भी रद्द कर सकती है और खुद का निर्णय लागू कर सकती है। आगे चल करके यही देखिएगा अध्यादेश बन जाता है। और आज भी आपके देश में राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति, तो आज जो राष्ट्रपति को आपको जो शक्ति दी गई है, कहीं ना कहीं देखिएगा ब्रिटिश काल में यह शक्ति गवर्नर जनरल को हुआ करता। ठीक है, उसी से आप क्रिएटेड है, कह सकते हैं, राष्ट्रपति का पद। अब आ जाइए चार्टर एक्ट 1813। ये बहुत ही महत्वपूर्ण एक्ट है। इसके तहत क्या हुआ कि मुक्त व्यापार की नीति अपनाया गया। शिक्षा, ईसाई मिशनरियां आई, शिक्षा के सुधार में भी यहां पे आप देखने को मिलेगा। देखिए क्या है, इस अधिनियम के तहत भारतीय शिक्षा पर प्रति वर्ष 1 लाख रुपया खर्च करने की बात की गई। उस समय का 1 लाख का महत्व था। आज तो 1 लाख रुपया में हमको लगता है कि एक विद्यालय का किताब भी नहीं आएगा। ठीक है, तो उस समय का 1 लाख पूरे भारत, जहां तक ब्रिटिश भारत था, उस पे खर्च करने की बात हुई थी। 1 लाख रुपया एजुकेशन पे खोलने में, स्कूल कॉलेज खोलने या जो भी है शिक्षा के क्षेत्र में सुधार करने के लिए। तो सबसे पहला अधिनियम है 1813 का चार्टर एक्ट, जिसके तहत एजुकेशन में सुधार के लिए खर्च करने की बात की गई। और सरकार ने यहां पर 1 लाख रुपया शिक्षा के लिए अनुदान स्वरूप देने की बात की थी। तो यह भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। उसके बाद एक कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया और केवल चाय और चीनी के व्यापार को छोड़ करके अब ईस्ट इंडिया कंपनी के अलावे भी जो ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति के कारण बहुत सारी कंपनियां बन चुकी थी, वो अब खुले रूप से भारत में व्यापार कर सकती थी। बस चीन के साथ व्यापार करेगा ईस्ट इंडिया कंपनी और चाय का व्यापार करेगा ईस्ट इंडिया कंपनी। बाकी और भी चीज का व्यापार कोई भी कंपनी कर सकता है, आपके देश में आयात निर्यात कर सकता है। ठीक है, सबको खुला छूट दे दिया गया, क्योंकि ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति आ चुकी थी, बहुत ज्यादा प्रोडक्ट बनने लगा था, तो उसके लिए एक बहुत बड़ा बाजार चाहिए था। तो यहां पे अगर मुक्त नहीं किया जाता तो सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी का ही व्यापार होता, क्योंकि उसी ने यहां पे कब्जा किया था। लेकिन यहां पर क्या किया गया कि कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार जो था, सिर्फ अकेले वही व्यापार कर सकता था, उसको समाप्त किया गया और सबके लिए खोल दिया गया, मार्केट ओपन कर दिया गया। अब आ जाइए नेक्स्ट है, कंपनी को अगले 20 वर्षों के लिए भारतीय प्रदेशों और राजस्व पर नियंत्रण का अधिकार दे दिया गया। यानी 20 वर्ष तक अब कंपनी ही भारतीय प्रदेशों का राजस्व का नियंत्रण करेगी या टैक्स वसूली का काम करेगी। ईसाई और पारसियों को भारत आने का आदेश दे दिया गया। जो ईसाई मिशनरियां थी, जैसे अभी भी बहुत सारी मिशनरियां आप देखेंगे ईसाई लोगों का रहता है, ठीक है, तो वो अपने धर्म प्रचार के लिए यहां पर आना शुरू कर दिया। ईसाई धर्म में कन्वर्जन, जो भी गरीब हिंदू या मुसलमान थे उसको ईसाई धर्म में परिवर्तन करने पे यहां पर जोर दिया गया। बहुत सारे शिक्षा के क्षेत्र में भी स्कूल खोले गए ईसाई मिशनरियों के द्वारा, जिसमें छोटे बच्चे से ही उसको ईसाई धर्म के बारे में बताया जाता है। तो सेंट पॉल, सेंट जोसेफ, ये सब जो इंग्लिश मीडियम स्कूल देख रहे हो, वो क्या है, शुरुआती दौर में वो ईसाई मिशनरियों के द्वारा ही भारत में स्टार्ट किया गया था। लेकिन आगे चल करके हम लोग इंग्लिश मीडियम पढ़ने हेतु वह फेमस हो गया। और आज भी आप देखिएगा जितने भी प्राइवेट स्कूल हैं इंग्लिश मीडियम, तो उसमें सेंट पॉल, सेंट जोसेफ ये सब रहता है। अब कहिएगा सेंट पॉल कौन थे, तो सेंट पॉल थे ईसाई धर्म के सबसे बड़े प्रचारक। उन्होंने ही पूरे रोमन साम्राज्य में ईसाई धर्म को फैलाया था। ईसा मसीह ने ईसाई धर्म को नहीं बनाया था। ईसा मसीह के मरने के बाद उसके अनुयायियों ने ईसाई धर्म बनाया। ठीक है, ईसा मसीह ने ईसाई धर्म को नहीं बनाया था, उनके अनुयायियों ने बनाया और उनके जो उपदेश थे उसका प्रचार किया। तो उसी में सेंट पॉल भी थे, इसीलिए वो ईसाई मिशनरियों का नाम है सेंट पॉल, सेंट जोसेफ ये सब।
तो ये हमने आपको एक थोड़ा सा जानकारी अलग हटके दे दिया। चलिए अब आ जाइए चार्टर एक्ट 1833। चलिए चार्टर एक्ट 1833 यह क्या है? कंपनी के सभी वाणिज्यिक अधिकार समाप्त कर दिया गया। अब यहां पे जो कंपनी का जो वाणिज्यिक अधिकार था 1833 के तहत समाप्त कर दिया गया और कंपनी को केवल और केवल राजनीतिक कार्य करने के लिए प्रावधान दिया गया। बंगाल का गवर्नर जनरल अब पूरे समूचे भारत का गवर्नर जनरल बना। अब पूछे भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तब बोलना है आपको लॉर्ड विलियम बेंटिक। वो क्या था? वारेन हेस्टिंग्स क्या था? बंगाल का गवर्नर जनरल। अगर पूछे भारत का तो लॉर्ड विलियम बेंटिक प्रथम गवर्नर जनरल, और यह चार्टर एक्ट 1833 के तहत भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया। ठीक है, जबकि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत बनाया गया था बंगाल का गवर्नर जनरल। तो ये 2 पॉइंट्स आपको यहां क्लियर हो गया। अब देखिए, कानून बनाने के लिए एक गवर्नर जनरल की परिषद में एक विधि सदस्य सम्मिलित किया गया और प्रथम विधि सदस्य के रूप में मैकाले को रखा गया था। ठीक है, 1833 में। और उसके बाद ही देखिएगा कि 1835 ईस्वी में मैकाले की जो घोषणा आती है, शिक्षा नीति आती है, अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाया जाता है। यह भी क्वेश्चन पूछेगा कि मैकाले की शिक्षा नीति कब आई? तो 1835 में, जिसमें अंग्रेजी भाषा को शिक्षा का माध्यम बनाया गया। इंग्लिश मीडियम की पढ़ाई 1835 के बाद ही भारत में शुरुआत हो गई। ठीक है, माध्यम बना दिया गया। बंबई और मद्रास प्रेसिडेंसी से कानून बनाने का अधिकार छीन लिया गया और केवल कानून कौन बनाएगा? तो बंगाल प्रेसिडेंसी। और उसी के माध्यम से पूरे देश में ब्रिटिश भारत में शासन किया जाएगा। ब्रिटिश भारत बोल रहे, पूरे भारत नहीं, क्योंकि उस समय भी देशी रियासत अपने हिसाब से शासन कर रहे थे। जो ब्रिटेन के अधीन था, जो अंग्रेजों के अधीन था, वो था ब्रिटिश भारत। तो अंग्रेजों ने कभी भी पूरे भारत पे कब्जा नहीं किया था। बहुत सारा क्षेत्र भारत का स्वतंत्र ही था, देशी रियासतों के अधीन ही था, और वहां पे देशी रियासत ही काम कर रहा था। अब आ जाइए चार्टर एक्ट 1853। नियंत्रण बोर्ड और उसके अन्य पदाधिकारियों का वेतन निश्चित कर दिया गया और वह सरकार के द्वारा दिया जाएगा 1853 के तहत। उसके बाद धन कंपनी देगा और डायरेक्टरों की संख्या 24 से घटाकर क्या कर दी गई? 18 कर दी गई। और 6 सदस्य 18 में से क्राउन द्वारा, जो वहां की महारानी है, राजमुकुट है, उसके द्वारा मनोनीत किए जाएंगे। यानी 18 सदस्य में 6 सदस्य क्राउन के द्वारा मनोनीत होंगे और वह जो उनकी सैलरी होगी वो सरकार के द्वारा दी जाएगी, जो भी वह नियंत्रण बोर्ड के सदस्य होंगे। ठीक है, अब आ जाइए भारत सरकार अधिनियम 1858। यह क्या है? यह बहुत इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि 1857 की क्रांति हुई थी और उसमें भारतीय जो सेना विद्रोह किया था वो हार गया था। तो अंग्रेज यहाँ पे बहुत सारे यहाँ पे बदलाव देखने को मिलेगा 1858 के अधिनियम के तहत। तो सबसे पहले अब यहाँ पे क्या होगा कि जो पहले कंपनी शासन कर रही थी, कंपनी के माध्यम से जो शासन हो रहा था, अब उसको समाप्त करके डायरेक्ट क्या किया जाएगा? क्राउन के अधीन कर दिया जाएगा, राजमुकुट के अधीन कर दिया जाएगा। यानी अब पूरे भारत में शासन वहां की महारानी, कहां की? ब्रिटेन की महारानी करेगी। और यह 1858 के एक्ट के तहत ऐसा किया गया। देखिए, यह क्वेश्चन बार बार पूछा जाएगा कि भारत कब जो है राजमुकुट या ब्रिटेन के अधीन हुआ पूरे फाइनली रूप से? तो वो 1858 में। यह क्वेश्चन हमसे इंटरव्यू में भी पूछा गया था। ठीक है, भारत सरकार अधिनियम 1858 के द्वारा भारत पर, ठीक है, ब्रिटेन सरकार जो वहां का राजमुकुट है वह कंट्रोल स्थापित कर लिया था। यानी इससे पहले भारत में कंपनी शासन था और 1858 के बाद अब भारत डायरेक्ट रूप से ब्रिटेन की महारानी के अधीन हो गया। ठीक है, तो यहां पर यही चीज लिखा हुआ है कि इस अधिनियम के तहत भारतीय प्रशासन का नियंत्रण कंपनी से छीनकर ब्रिटिश राजमुकुट के साथ हो गया। यानी ब्रिटिश राजमुकुट का शासन 1858 ईस्वी में भारत में स्टार्ट हुआ। इससे पहले कौन शासन कर रहा था? कंपनी।
अब देखिए भारत का राज सचिव, जो 2 बोर्ड बनाए गए थे शुरुआती दौर में, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोल, तो अब इसको हटा दिया जाएगा और एक बनाया गया भारत राज सचिव। क्या बनाया गया? भारत राज सचिव का पोस्ट बनाया गया। और यह सचिव कहां बैठेगा? तो लंदन में, ठीक है, लंदन के संसद जो भी इंग्लैंड का है वहां बैठेगा, लेकिन वह भारत का प्रतिनिधित्व करेगा, सैलरी देगा, भारत के धन से जाएगा, लेकिन वह बैठेगा कहां? लंदन में। तो इसमें वैसे लोगों को यहां पे सचिव बनाया जाता था जो 10-15 साल भारत में आकर के रह चुके हैं, कोई गवर्नर हैं या कोई अधिकारी हैं जो कि यहां आकर के शासन में पार्टिसिपेट कर चुके हैं, तो वैसे लोगों को भारत का सचिव बनाया जाता था। यह ना कि कोई भारतीय को ले जा करके बनाया जाता था, वहीं पे चुन करके अंग्रेज में से ही भारत का राज सचिव बनाया जाता था और उसकी सैलरी, उसकी फैसिलिटी भारतीय धन से दिया जाता था, भारत के पैसों से दिया जाता था। दोनों के समस्त अधिकार किसको दे दिए गए? भारत राज सचिव को दे दिए गए। कब? 1858 के बाद। क्योंकि अब जो है शासन डायरेक्ट महारानी कर रही है, वहां का संसद कर रहा है। इसमें भारत के गवर्नर जनरल के पद को समाप्त कर दिया गया, यह सबसे महत्वपूर्ण है। अगर पूछेगा कि भारत का प्रथम वायसराय कौन था, क्योंकि गवर्नर जनरल का पद ही समाप्त हो गया 1858 में, अब वही गवर्नर जनरल अब बन जाएंगे वायसराय। तो अब आपको कंफ्यूजन खत्म हो गया होगा कि वायसराय, नहीं तो आप लोग कंफ्यूज रहते होंगे वायसराय गवर्नर जनरल है क्या। तो गवर्नर जनरल के ही पोस्ट को 1858 में नाम बदल करके क्या कर दिया गया? वायसराय बना दिया गया और एक राज सचिव का पद लंदन में बैठने के लिए बना दिया गया। इसके तहत बनने वाले भारत का प्रथम वायसराय कौन थे? VVI है, यह प्री में से लेके हर एक जगह पूछा जा सकता है। तो लॉर्ड कैनिंग भारत के प्रथम वायसराय थे। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? भारत के लॉर्ड विलियम बेंटिक, लॉर्ड विलियम बेंटिक। और बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स, वारेन हेस्टिंग्स। तो ये 3 क्वेश्चन यहां से आपने अच्छे से देखा जो कि प्री लेवल पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब आ जाइए ब्रिटिश ताज के शासनाधीन अधिनियम। अब ब्रिटिश ताज जो कानून बनाया है उसमें क्या क्या बनाए गए हैं उसके बारे में। यह सबसे भारी चैप्टर है पूरे पॉलिटी का मेरे हिसाब से, क्योंकि यह इसमें रटना है, आपको याद करके रखना है कौन से अधिनियम में क्या किया गया। समझ में तो आ ही गया होगा, लेकिन याद जब तक नहीं रखिएगा तब तक आपका क्वेश्चन यहां से सही नहीं बनने वाला है। अब आ जाते हैं भारतीय परिषद अधिनियम 1861 क्या है, और जो कि ब्रिटिश ताज के अधीन बनाया गया। वायसराय को आपातकाल में अध्यादेश जारी करने की शक्ति दे दी गई। अभी भी आपके राष्ट्रपति को अनुच्छेद 123 के तहत है ना अध्यादेश जारी करने। जब बैठक संसद का नहीं होता है तो अध्यादेश क्या है कि एक प्रकार का कह सकते कानून है, कानून बनाने की प्रक्रिया है जो मात्र 6 महीने के लिए बनाया जा सकता है। जो जरूरी का कानून है उसको राष्ट्रपति अपने मन से 6 महीने के लिए बना सकता है, ठीक है। अध्यादेश के माध्यम से कोई कानून लागू कर सकता है, लेकिन 6 महीने के भीतर उसको फिर संसद में पारित करना होगा 2/3 बहुमत से। और अभी वर्तमान की सरकार इसका दुरुपयोग कर लेती है, लेकिन यह सबसे पहले 1861 के तहत ही अध्यादेश जारी करने की शक्ति वायसराय को दी गई थी। और उस समय भी अध्यादेश लागू रहने की अधिकतम अवधि कितना था? 6 माह, आज भी है। इस अधिनियम के तहत लॉर्ड कैनिंग के द्वारा विभागीय प्रणाली की शुरुआत की गई। वायसराय के कार्यकारी परिषद का विस्तार किया गया। मुंबई और मद्रास प्रांतों को पुनः जो प्रदत्त अधिकार अपने लिए कानून बनाने का है वो दे दिया गया। अब मुंबई प्रेसिडेंसी और मद्रास प्रेसिडेंसी खुद का कानून खुद बना सकती थी, ठीक है, और संशोधन भी कर सकती थी, कानून में संशोधन भी कर सकती थी। अब आ जाइए भारतीय परिषद अधिनियम 1892। विधान परिषद के सदस्यों को बजट पर अपने विचार प्रकट करने का अधिकार दिया गया कि जो विधान परिषद था उस समय उसके सदस्य बजट पे विचार रख सकते थे। सार्वजनिक हित के मामलों में विधानमंडल के सदस्यों को 6 दिन की पूर्व सूचना देकर प्रश्न पूछने का अधिकार था। अगर उनको प्रश्न पूछना है तो 6 दिन पहले उस प्रश्न का जो है लिस्ट पहले दे देंगे, उसके बाद वह प्रश्न पूछेंगे। उसका सीमित अर्थों में निर्वाचन पद्धति, यहाँ जो धनी मनी लोग थे
पढ़े लिखे या जो भी कह सकते प्रभावी लोग थे, उनको यहाँ पे वोट देने का अधिकार दिया गया, यानी सभी लोगों को। तो सीमित अर्थों में यहाँ पे निर्वाचन पद्धति की शुरुआत की गई। जो भी वर्चस्वशाली वर्ग था, जैसे जमींदार थे या जो बड़े बड़े प्रभावशाली व्यक्ति थे, उनको अब वोट देने का अधिकार दिया गया। ठीक है, अब आ जाइए, सबसे इंपॉर्टेंट है अब का 1909 का, आप मार्ले मिंटो भी इसको कहते हैं। ठीक है, तो मार्ले यहाँ पे भारत सचिव हैं और मिंटो कौन है? वायसराय। ठीक है, तो इस अधिनियम को मार्ले मिंटो सुधार का नाम दिया गया है। किसको? 1909 के अधिनियम को। और इसको सांप्रदायिक पंचांग भी कहा जाता है, क्योंकि सांप्रदायिकता पे आधारित वोटिंग पद्धति की प्रणाली यहीं से शुरुआत हुई, यानी मुस्लिम के क्षेत्र को मुस्लिम के लिए रिजर्व कर दिया गया और वहां पे मुस्लिम वोटर ही वोट दे सकते थे। ठीक है, तो सांप्रदायिकता की शुरुआत 1909 के मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम के द्वारा ही किया गया कि मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र में मुस्लिम ही प्रतिनिधि के रूप में खड़ा होंगे और मुस्लिम आबादी ही वोट देगी। इससे क्या हुआ? हिंदू मुस्लिम के बीच में फासला बढ़ा। सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक किसको कहा गया? लॉर्ड मिंटो को कहा गया। केंद्रीय विधानमंडल के सदस्यों को बजट पर मत देने का अधिकार नहीं दिया गया। प्रसिद्ध कथन है गांधी जी के द्वारा 1909 के बारे में जो अधिनियम है, क्या कहे हैं? इस एक्ट ने हमारा सर्वनाश कर दिया या सत्यानाश कर दिया। रैमजे मैकडोनाल्ड बोलते यह सुधार प्रजातंत्रवाद और नौकरशाही के मध्य एक अधूरा और अल्पकालीन समझौता है। यानी कोई भी जो संविधानविद थे या जानकार व्यक्ति थे, उन्होंने इस सांप्रदायिक पंचांग या कह सकते हैं भारतीय परिषद अधिनियम 1909 को समर्थन नहीं किया। इसने भारतीय कह सकते हैं इतिहास के लिए पाकिस्तान का जो विभाजन होता है तो उसका बीज यहीं पे तैयार हो गया, यानी बीज के लिए यहां पे मैदान तैयार कर लिया गया था 1909 के अधिनियम के माध्यम से। मुस्लिम क्षेत्र को प्रोत्साहित किया गया, मुस्लिम क्षेत्र में मुस्लिम ही उम्मीदवार होंगे, ये सब जो शुरुआत किया गया, तो कहीं ना कहीं आगे चल करके अब हिंदू मुस्लिम में विरोधाभास होगा और आगे चल के फिर पाकिस्तान बनेगा। तो उसका मिट्टी तैयार 1909 के ही, अगर बीज है, अगर पाकिस्तान बंटवारा अगर वृक्ष है तो खेत तैयार हुआ 1909 में, फिर आगे चल करके 1916 में जो है उसका बीजारोपण हुआ लखनऊ अधिवेशन में। ठीक है, क्योंकि वहां पे गांधी जी के द्वारा सांप्रदायिकता की बात को मान लिया गया, क्योंकि वह दूसरे सोच करके उसको माने थे, क्योंकि उस समय एकता पे विशेष जोर देना था, हिंदू मुस्लिम एकता पे। फिर आगे चल करके उनका मन बढ़ता गया और उन्होंने मुस्लिम लीग पार्टी ने एक अलग देश का ही मांग कर लिया और भारत का बंटवारा हो गया। तो कह सकते हैं सांप्रदायिकता की शुरुआत 1909 के अधिनियम के द्वारा ही हो गई। इसी को हम मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम भी कहते हैं। तो यह क्वेश्चन कई बार पूछता है, सांप्रदायिक पंचांग किसको कहा गया, किस अधिनियम को? 1909 के मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम। मार्ले कौन है? तो मार्ले भारत सचिव हैं और मिंटो वायसराय है। चलिए अब आ जाइए 1909 का भारत सरकार अधिनियम 1919 का। इस अधिनियम को मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम भी कहा जाता है। अब फिर वही चीज, मोंटेग्यू कौन है? भारत सचिव, और चेम्सफोर्ड कौन है? वायसराय। इस अधिनियम के तहत अब प्रांतों में द्वैध शासन की बात की गई, यानी जो सब्जेक्ट था उसको बांट दिया गया। जैसे अभी भी है ना संघ सूची, केंद्र सूची, राज्य सूची, तो उस समय भी कुछ सब्जेक्ट राज्यों के लिए दे दिए गए, कुछ सब्जेक्ट केंद्र को दे दिया गया। और प्रांतों में जो राज्यों में जो कानून व्यवस्था बनाई गई, तो कुछ पे केंद्र कानून बना सकते थे और कुछ विषय पे राज्य या प्रांत बना सकते थे। इसीलिए यहां पे इसको हम द्वैध शासन कहते हैं। तो मेन रूप से प्रांतों में द्वैध शासन की शुरुआत कब हुई? तो 1919 के भारत सरकार अधिनियम या मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम, VBI का स्क्वायर है, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। द्वैध शासन का जनक ऐसे किसको कहा जाता है? शासन का जनक ऐसे लियोनस कार्टियस को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? लियोनस कार्टियस को कहा जाता है। जबकि बंगाल में द्वैध शासन की शुरुआत किसने किया? तो रॉबर्ट क्लाइव ने किया था। तो वहां पे द्वैध शासन
दीवानी व्यवस्था और फौजदारी व्यवस्था अलग अलग करके वहां पे रॉबर्ट क्लाइव ने शुरुआत किया था 1757 के बाद, 1765 के बाद। तो वहां पे शासन दो लोग मिलके कर रहे थे, एक तो वहां का बंगाल का नवाब भी था ही, और साथ साथ दीवानी व्यवस्था अंग्रेज, तो वो द्वैत शासन अलग था। और यहाँ पे जो प्रांत में शासन किया गया तो विषय में बांट करके कुछ केंद्र को दिया गया कुछ विषय, और कुछ विषय राज्य को दिया गया, दोनों मिलके प्रांतों में शासन किया था। अब देखिए इसकी विशेषता क्या है। पहली बार महिलाओं को भी वोट देने का अधिकार भारत सरकार अधिनियम 1919 के द्वारा ही दिया गया। और उत्तरदायी शासन का जो स्पष्ट शब्दों का जो प्रयोग हुआ है, उत्तरदायी शासन, वो भारत सरकार अधिनियम 1919 में ही दिखाई देता है। अब आ जाइए, भारतीय संविधान का 2/3 भाग कहां से लिया गया है? भारत सरकार अधिनियम 1935 से। जो भारत का जो संविधान है उसका लगभग 60% पार्ट भारत सरकार अधिनियम 1935 के ही प्रावधान को लिया गया है। इसके तहत क्या किया गया? संघ लोक सेवा आयोग का गठन किया गया, यूपीएससी जो बोलते हैं, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। केंद्र के प्रतिनिधि राज्य में जो आते हैं, आईएएस आईपीएस आके शासन करते हैं ना, प्रशासन में पार्टिसिपेट करते हैं, उसी को अखिल भारतीय संघ की स्थापना। द्वैध शासन प्रांतों में समाप्त कर दिया गया और यहाँ पे केंद्र में लागू कर दिया गया। अब द्वैध शासन कहाँ पे? प्रांत से समाप्त करके कहाँ लागू कर दिया गया? केंद्र में। और प्रांतों को स्वायत्तता दे दी गई कि आप अपने मन से जैसे करना है वैसे कीजिए, शासन स्थापित कीजिए। उत्तरदायी शासन, स्वशासन की बात की गई, प्रांतों को स्वशासन दे दिया गया, अपने अपने राज्य का शासन अपने हिसाब से करें। दोहरे शासन के स्थान पर, यानी जो 1919 का जो अधिनियम था वो समाप्त करके, द्वैध शासन को समाप्त करके प्रांतों को यहाँ पे स्वशासन की बात कर दी गई। अब प्रांत अपने हिसाब से उन विषय पे कानून बना सकता था और शासन कर सकता था। विस्तार सांप्रदायिक तथा वर्गीय मतदाता मंडलों का महत्व भारत के वर्तमान संवैधानिक ढांचे का आधार और भारतीय संविधान का जो विकास हुआ है वह 1935 का भारत शासन अधिनियम से ही हुआ है। देखो, भारतीय संविधान के दो स्रोत हैं, एक आपका देसी और दूसरा विदेशी। तो विदेशी में आपको बताई है, आगे बताएगी भी। तो देसी में मेन रूप से आप लोग का क्या था? 1935 का भारत शासन अधिनियम। तो यही सब है। द्विसदनीय केंद्रीय विधानमंडल की व्यवस्था की गई, शक्तियों का विभाजन किया गया केंद्र और प्रांतों में, फेडरल न्यायालय की स्थापना। यह क्वेश्चन पूछ सकता है प्री में कि फेडरल न्यायालय की स्थापना कब की गई? तो 1937 में। पंडित नेहरू क्या बोलते हैं 1935 के अधिनियम को लेकर के? एक कार जिसमें ब्रेक तो है पर इंजन ही नहीं है। यह 1935 के अधिनियम को लेकर के पंडित नेहरू ने बोला था। हो सकता है यह पूछ दे कि किसने 1935 के अधिनियम को बिना ब्रेक का एक कार बताया था, बिना इंजन का एक कार बताया था? तो आंसर क्या हो जाएगा? पंडित जवाहरलाल नेहरू। गुलामी का अधिकार बोला, दास्ता का आज्ञा पत्र बोला, यानी उन्होंने इसकी आलोचना किया है। किन्होंने? तो पंडित नेहरू ने। अब आ जाइए अनुदेश प्रपत्र अंतर्विष्ट, राज के नीति निर्देशक तत्व के रूप में समाविष्ट। जो राज का नीति निर्देशक तत्व जो भारतीय संविधान में आगे चल करके शामिल किया गया है वो कहां से लिया गया? तो 1935 के अधिनियम से ही लिया गया। कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन 1936 में भारत सरकार अधिनियम 1935 को अस्वीकृत कर दिया गया। यानी जो कांग्रेस थी तत्कालीन समय में इस अधिनियम को स्वीकार नहीं किया था, अस्वीकृत कर दिया गया था कांग्रेस पार्टी के द्वारा। अब सबसे अंतिम अधिनियम जो अंग्रेजों के द्वारा बनाया गया, भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947। इसके बाद तो देश ही आजाद हो जाएगा। वो देखिए क्या है। अविभाजित ब्रिटिश भारत का विभाजन कर भारत और पाकिस्तान दो स्वतंत्र अधिराज्यों की स्थापना करना, यानी दो अधिराज्य बनेंगे भारत और पाकिस्तान 1947 के अधिनियम के तहत। 15 अगस्त 1947 से भारतीय रियासत पर ब्रिटिश संप्रभुता की समाप्ति हो जाएगी।
दोनों अधिराज्यों को की संविधान निर्मात्री सभा को संविधान बनाने का अधिकार दे दिया जाएगा। दोनों अधिराज्यों को ब्रिटिश राष्ट्रमंडल से अलग होने की स्वतंत्रता दे दी जाएगी। अगर ब्रिटिश राष्ट्रमंडल में शामिल, कॉमनवेल्थ जिसको बोलते हैं, अगर शामिल नहीं होना चाहता है तो वो कॉमनवेल्थ से निकल सकता है। लेकिन भारत आज भी कॉमनवेल्थ का सदस्य है, इसीलिए तो कॉमनवेल्थ गेम होता है तो भारत में भी कभी कभी सेंटर पड़ता है। भारत का राज सचिव पद जो था वो समाप्त कर दिया गया, क्योंकि अब इसका कोई नीड ही नहीं था। लंदन में भारत का सचिव रख क्या करेगा, अब तो भारत ही आजाद हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार से ये सारे अधिनियम आजादी प्राप्ति से पूर्व अंग्रेजों के द्वारा बनाए गए, जो कि भारतीय संविधान के रूपरेखा के तैयार करने में एक सहायक भूमिका निभाती है। तो यहां से खूब क्वेश्चन पूछा जाता है प्री स्तर पे, और बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन यहां से पूछे जाते हैं। तो इसलिए आप पूरे कॉन्सेप्ट को अच्छे से जरूर समझ लीजिए। ठीक है, महत्वपूर्ण तथ्य है, बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? वारेन हेस्टिंग्स। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। प्रधान सेनापति की शक्तियां सर्वप्रथम प्राप्त हुआ किसको? लॉर्ड कॉर्नवालिस। किसको मिला? लॉर्ड कॉर्नवालिस को प्रधान सेनापति का शक्ति मिला था। भारत का अगर पूछे प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड विलियम बेंटिक। और अंतिम लॉर्ड माउंटबेटन। अंतिम कौन थे? माउंटबेटन। तो इसमें कंफ्यूजन होता है, लॉर्ड विलियम बेंटिक और लॉर्ड माउंटबेटन। ठीक है, तो बेटन बाद में अंतिम में बैटिंग करने आएंगे, उससे पहले कौन आएंगे? लॉर्ड विलियम बेंटिक। चलिए, तो भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक और अंतिम गवर्नर जनरल, अगर स्वतंत्र भारत के प्रथम और अंतिम पूछे तो चित्तरंजन दास, नहीं, राजगोपालाचारी। राजगोपालाचारी। ठीक है, तो राजगोपालाचारी का भी नाम याद रखिएगा। वो स्वतंत्र भारत के प्रथम और अंतिम थे। अगर ब्रिटिश भारत की बात करें तो अंतिम लॉर्ड माउंटबेटन थे। ठीक है, माउंटबेटन योजना आया जिसके तहत भारत का विभाजन किया गया, भारत पाकिस्तान, तो उससे भी आप याद रख सकते हैं। कानून निर्माण में भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल करने की शुरुआत की गई कब? तो 1861 के भारतीय परिषद अधिनियम के द्वारा। ठीक है, बर्मा को भारत से कब अलग किया गया? 1937 में। ठीक है, फेडरल न्यायालय की भी स्थापना की गई थी 1937 में। सर्वप्रथम उत्तरदायी शासन शब्द का प्रयोग कब किया गया? तो भारत सरकार अधिनियम 1919 में। उत्तरदायी सरकार, और इसी को क्या बोलते हैं 1919 के अधिनियम को? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम। ठीक है, 1909 को क्या बोलते हैं? मार्ले मिंटो अधिनियम। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किस अधिनियम के तहत की गई? तो भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत। तो भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई की स्थापना भारत सरकार अधिनियम 1935 की ही देन है। संविधान सभा की सर्वप्रथम मांग स्वराज पार्टी ने रखी थी, और कब? तो मई 1934 में, कि भारत के लिए एक संविधान सभा होनी चाहिए जो भारत का संविधान बनाएगा। तो सर्वप्रथम किस पार्टी ने रखा था? स्वराज पार्टी। नहीं, 1934 में ये सबसे पहले रखा था, लेकिन इसके बाद को माना नहीं गया था। मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास इसके स्वराज पार्टी के संस्थापक सदस्य थे। सर्वप्रथम भारत में संविधान सभा के गठन का विचार देने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? तो एम.एन. राय, मनवेंद्र नाथ राय पूरा नाम था, और ये जो थे कम्युनिस्ट पार्टी से जुड़े हुए नेता थे। ठीक है, वामपंथी नेता थे, और उन्होंने सर्वप्रथम भारत का संविधान सभा होना चाहिए इस बात को व्यक्तिगत रूप से रखा था। तो यह क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो याद रखना है एम.एन. राय या मनवेंद्र नाथ राय। अब है
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पहली बार संविधान सभा की मांग कब की? तो ये भी 1934 में ही कांग्रेस ने भी संविधान सभा की मांग की थी। भारतीय संविधान सभा चुनी गई कैसे? तो अप्रत्यक्ष निर्वाचन के द्वारा प्रत्येक 10 लाख की जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि को चुन करके भेजा गया। वहां वोटिंग डायरेक्ट जनता के द्वारा नहीं किया गया था, ठीक है। वहां के प्रतिनिधि जो थे उस राज्य के, वो चुन करके सबको भेजे थे। तो 10 लाख की जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि। अब देखिए भारतीय संविधान और निर्माण की प्रक्रिया, ठीक है। तो ये अब दूसरे दिन का चैप्टर बनता है, ठीक है। क्योंकि यह वीडियो बहुत बड़ा हो रहा है और क्लास भी बहुत बड़ा, तो इससे ज्यादा पढ़ेंगे तो आप फिर कंफ्यूजन में चले जाएंगे। भारतीय संविधान सभा और संविधान निर्माण की प्रक्रिया दूसरे दिन हम लोग करेंगे। तो आज जो भी आपने पढ़ा, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज पढ़ा, इसको आप लोग जरूर रिवाइज कर लेंगे। और पीडीएफ के लिए जो है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, तो उससे जरूर आप ऐप डाउनलोड करके प्राप्त कर लें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।